Good evening, all of you. In today's session, we are going to discuss the solved examples of uh, third exercise, which is exercise 2C. है ना? कल जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो था डिवीजन एल्गोरिदम एंड रिमाइंडर थ्योरम. ठीक है, तो डिवीजन एल्गोरिदम के साथ मैंने एक सॉल्व एग्जांपल भी बताया था. उससे संबंधित एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ था आपका. दो एग्जांपल दिया हुआ है बुक में आपको, एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2. मैंने एग्जांपल 1 सॉल्व किया था, बट बाय मिस्टेक द डिवाइजर दैट आई हैव टेकन यस्टरडे, वो x-2 के बजाय मैंने x+2 ले लिया था. है ना? तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है ना? क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर से मतलब है ना? सेम क्वेश्चन होगा एग्जाम में भी, कोई ज़रूरी थोड़ी ना है ना? आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका सीखना है ना? यू डोंट हैव टू कॉपी द क्वेश्चन. अगर सॉल्व एग्जाम्पल बनाने के लिए बैठे हैं, आप उस क्वेश्चन को देख कर उतार लेंगे, तो उतारने से आपको यू आर नॉट गोइंग टू लर्न एनीथिंग. आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, बिकॉज आप केवल कॉपी कर रहे, चोरी कर रहे हैं ना. कॉपी कर रहा मतलब चोरी कर रहा है. तो आपको कॉपी नहीं करना है ना, यू हैव टू लर्न. ये मैथमेटिक्स है. ठीक है, ये मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स एंड साइंस, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन लर्निंग एबिलिटी या रटने के ज्ञान से नहीं चलने वाला है ना? ये साइंस और मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन कंसेप्ट. है ना? क्वेश्चंस को, थ्योरम्स को समझना है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वही इन दोनों सब्जेक्ट्स का खासियत है ना? तो आपको क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखना है ना? और क्वेश्चन बनाना तो आपको खुद ही है ना? एनीवन कैन नॉट हेल्प यू टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन दैट इज गिवन इन योर बुक. तुम्हारे बुक में दिए हुए हर एक क्वेश्चन को कोई भी व्यक्ति बोर्ड पे सॉल्व नहीं कर सकता है. कितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना? और अगर हम ही सॉल्व करेंगे तो फिर आप क्या करिएगा, है ना? तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ लर्निंग. ये पढ़ने का ये सही तरीका नहीं है ना? आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का, थ्योरम्स को एक्सप्लेन करने का काम मेरा है ना? क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम आपका है ना? क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम सिखाएंगे, है ना? या आप जो भी टूल हो आपके पास, है ना? आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड सीखना है और उसको अप्लाई करना है खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने का. ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको डाउट्स भी क्लियर होगा. और जो डाउट्स निकल के आएगा, जो आपको नहीं समझ में आया, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल हो, कोई थ्योरम हो, या कोई एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, जो आपको नहीं समझ में आया या आपसे नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे मेरी ज़रूरत है. आपको जो भी कंसेप्ट में समस्या है, आप अपने डाउट्स को ग्रुप के माध्यम से आप क्वेश्चन अपना लिख कर भेज दीजिए, पेज नंबर लिख कर भेज दीजिए. मैं अगले दिन के सेशन को शुरू करने के पहले आपके डाउट्स को पहले क्लियर कर दूंगा. बाद में अपने पढ़ाई को आगे प्रोग्रेस करेंगे हम लोग, है ना? आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो कल जो मैंने बताया था डिवीजन एल्गोरिथम की एक चीज को हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं. जो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था वो क्या था? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. है ना? ये कोई नया चीज तो नहीं है, ये आपने पहले के क्लासेस में भी पढ़ा है. क्लास 5-6 में पढ़े होंगे, जहाँ पर डिवीजन करना सिखाया जाता है ना? तो वहां पर भी ये आपने ये चीज देखा होगा. बट ये अलग बात है कि जब वहां पे पढ़े होंगे तो आप नंबर्स की बात कर रहे होंगे, है ना? 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट नंबर को डिवाइड करते हैं, फिर वहां पर चेक करके देखते हैं कि डिवीजन करने पर जो क्वोशिएंट आया है, रिमाइंडर आया है, बाद में उसको वेरीफाई करने के लिए इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हैं. डिवाइजर का वैल्यू रखते हैं, क्वोशिएंट जो डिवाइड करने पर आता है उसका वैल्यू रखते हैं, जो रिमाइंडर बच जाता है उसका वैल्यू रखते हैं, और सबको सॉल्व करके जो आता है लास्ट में उसको दिखाते हैं कि हाँ देखिए सॉल्व करके इतना आया, विच इज इक्विवेलेंट टू डिविडेंड. इस थ्योरम को कहते हैं डिवीजन एल्गोरिथम. लेकिन पहले जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई किया है आपने नंबर्स के ऊपर. यहाँ पर जो अप्लाई करना है वो आपको अप्लाई करना है पॉलिनोमियल्स के ऊपर, विच इज कंटेनिंग सम नंबर ऑफ टर्म्स. पॉलिनोमियल्स हैव डिग्री. तो किसको किससे डिवाइड करना है, कब डिवीजन प्रोसेस स्टॉप करना है, ये मैंने कल के सेशन में आपको एक्सप्लेन किया था.
ठीक है, कल के सेशन में इसको एक्सप्लेन किया था, और एक्सप्लेन करने के दौरान ये बताया था कि इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिवीजन एल्गोरिथम में या एक्चुअल डिवीजन जब करते हैं पॉलिनोमियल्स का, तो उसमें जो दो तीन चीज जरूरी था वो क्या था कि डिवाइजर का डिग्री हमेशा कम होता है डिविडेंड के डिग्री से, जिसको डिवाइड करना है उसका डिग्री कम होता है ना, जिसको डिवाइड होना है उसका डिग्री ज्यादा होता है ना। और डिवीजन कब स्टॉप किया जाता है, जब लास्ट में रिमाइंडर जो बच जा रहा है, लास्ट में जो जो रिमाइंडर बच रहा है उसका डिग्री जब डिवाइजर के डिग्री से छोटा हो जाता है तब डिवीजन प्रोसेस स्टॉप कर देते हैं। बात समझ में आया? ये डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स का, डिवीजन एल्गोरिथम का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था, है ना। फिर एक सॉल्व एग्जांपल भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, क्योंकि दो ही दिया हुआ था, हम एक सॉल्व करके बता चुके हैं, है ना। आज आगे उससे कंटिन्यू करते हुए उस कल के सेशन में एक और वीडियो मैंने सेंड किया था, वो था आपको रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम भी आपको समझा दिए थे और उसमें भी एक सॉल्व एग्जांपल बताए थे। आज हम लोग जो आपके बुक में दिए हुए एक्सरसाइज 2C के पहले 8 सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्व एग्जांपल्स दैट इज गिवन बिफोर एक्सरसाइज 2C। एक्सरसाइज 2C शुरू होने के पहले आपका जो सॉल्व एग्जांपल्स की संख्या है वो है 8, है ना। 8 में से आज हम लोग चर्चा करेंगे 4 सॉल्व एग्जांपल्स के ऊपर। वो सॉल्व एग्जांपल्स मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, है ना। उससे सीख कर अपने बुक का हेल्प लेकर के बाकी सॉल्व एग्जांपल्स को भी अगर आप बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं बनाए हैं तो अभी भी समय है, जो भी सॉल्व एग्जांपल है उसको पहले बना लीजिएगा, बाद में उस सीखे हुए स्किल को आपको इस्तेमाल करना है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। बात समझ में आ गया? इट इज वेरी सिंपल। पहले काम करने का तरीका सीखेंगे तब ना काम करेंगे, है कि नहीं? बहुत जरूरी है ना कि क्या काम करना है, पहले उसको काम करने का तरीका को सीख लेंगे ना, तब ना उसको अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई कहाँ करना है? अप्लाई करना है एक्सरसाइज में। और सीखना कहाँ से है? सीखना है सॉल्व एग्जांपल से, है ना। सॉल्व एग्जांपल देने का पर्पस क्या है कि वैसा अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको किस तरीके से सॉल्व करें, वो सॉल्व एग्जांपल में सिखाया जाता है ना। तो आपको मैं सॉल्व एग्जांपल्स का कुछ क्वेश्चन अभी आज एक्सप्लेन करके बताऊंगा, आप उससे सीख लेकर के फिर होमवर्क जो आज हम देंगे वो आपको एक्सरसाइज का देंगे होमवर्क, आप फिर होमवर्क बनाइएगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को बनाइएगा, जो डाउट्स होगा वो फिर उसके ऊपर चर्चा कल करेंगे, ठीक है। अभी अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो जो पहला सॉल्व एग्जांपल जिसके ऊपर डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं वो है सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2। ये हम बात कर रहे हैं डिवीजन एल्गोरिथम का, बात नहीं कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम का। रिमाइंडर थ्योरम का बात कर रहे हैं। सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जो सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 82, है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पॉलिनोमियल है px व्हिच इज दिस मच, है ना, दिया हुआ है, इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल gx व्हिच इज x plus 3, है ना। इस पॉलिनोमियल px को पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछा जा रहा है। दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रिमाइंडर थ्योरम, है ना। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या था कि अगर एक बार यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देते हैं कि क्वेश्चन को क्या करना है, क्वेश्चन में करना क्या है, क्या पूछा जा रहा है। अगर कोई पॉलिनोमियल px है ना, ठीक है, अगर अल्फा नाम का कोई रियल नंबर है ना, तो x माइनस अल्फा से अगर इसको डिवाइड किया जाए, है ना, इसको अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर जो होता है वो होता है p अल्फा, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल px एक पॉलिनोमियल है ना, उसको डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए कोई डिवाइजर चाहिए, है ना। ये तय है कि जिसको डिवाइड होना है उसका डिग्री ज्यादा होगा, जिसको डिवाइड करना है उसका डिग्री कम होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में इसका डिग्री 3 है, इसका डिग्री 1 है, मतलब हमारे काम का चीज है, जिसको डिवाइड होना है उसका डिग्री ज्यादा है, जिससे डिवाइड करना है उसका डिग्री कम है ना। ये अल्फा के बाद क्यों किए, यहाँ पर देखिए अल्फा जो है, अल्फा की जगह पर क्या है 3 है, ठीक है। तो अल्फा की जगह पर क्या है, बट हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ डिवाइजर क्या होना चाहिए, x माइनस अल्फा होना चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है साइन प्लस है, तो क्या इस x प्लस को
माइनस ऑफ -3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ये बताने की जरूरत क्या है, ये नहीं भूलना है कि हमेशा हमको जो अपना काम का चीज है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले तैयार कर लेना है। ठीक है, हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ डिवाइजर क्या होता है, x माइनस अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अल्फा का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो कल भी हम बताए थे, है ना, कल भी हम बताए थे कि अल्फा निकालने के लिए आप क्या करिए, डिवाइजर को इक्वेट कर दीजिए इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0 इक्वेट कर दीजिए और वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। तो ये जो वैल्यू होगा दिस इज इक्वल टू अल्फा, है ना। जब अल्फा निकल जाएगा तो रिमाइंडर निकालने के लिए दिया हुआ पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है, आप वेरिएबल px में है, वेरिएबल x में है ना, आप p अल्फा निकाल लीजिए, मतलब p अल्फा निकाल लीजिए, मतलब दिए हुए पॉलिनोमियल में जहां पे वेरिएबल x है वहां पर वैल्यू ऑफ अल्फा पुट कर दीजिए। जब पूरा पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पर अल्फा वैल्यू पुट कर देंगे तो पुट करने पर क्या होगा, पूरा पॉलिनोमियल जो है वो केवल कांस्टेंट टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉल्व करने पर नेट रिजल्टेंट वैल्यू जो पॉलिनोमियल का आएगा दैट इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द रिमाइंडर व्हिच इज आस्क्ड व्हेन पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय gx। तो क्या काम करना है समझ में आ गया, पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, जिससे डिवाइड करना है वो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है। हमारा काम क्या है, पहले चेक कर लेंगे कि जो डिविडेंड है जिसको डिवाइड होना है उसका डिग्री ज्यादा होना चाहिए, जिससे डिवाइड करना है उसका डिग्री कम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो डिवीजन पॉसिबल है, बट हमको एक्चुअली डिवाइड नहीं करना है, हमको डिवाइड करके रिमाइंडर नहीं निकालना है, हमको रिमाइंडर थ्योरम यूज करके रिमाइंडर निकालना है। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज करने के लिए हमको अल्फा टर्म चाहिए सो दैट वी कैन फाइंड आउट p अल्फा, बिकॉज p अल्फा इज एक्चुअली द प्रोसेस टू फाइंड आउट द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय gx। p अल्फा निकालने का पर्पस क्या है, px को जब gx से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वो p अल्फा होगा। तो अल्फा का वैल्यू पता होना चाहिए, तो अल्फा का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करिएगा, जो डिवाइजर है उसको इक्विवेलेंट टू 0 पुट कर दीजिए, है ना। लिखिएगा कैसे, पुट x इज इक्वल टू पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, है ना। वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, जो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करने पर निकलेगा वही एक्चुअली में अल्फा का वैल्यू है। इस अल्फा का वैल्यू दिए हुए पॉलिनोमियल जो px है, हो सकता है px ना हो करके py हो, pa हो, मतलब वेरिएबल में x की जगह पर कोई और भी नाम हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। आप रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लीजिए बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन द गिवन पॉलिनोमियल। तो px अगर पॉलिनोमियल है तो px में आप x की जगह पर वेरिएबल अल्फा का वैल्यू रख के p अल्फा निकाल लीजिए। p अल्फा रखने पर दिया हुआ पॉलिनोमियल जो है वो वेरिएबल फ्री हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ओनली कांस्टेंट टर्म्स। सॉल्व करने पर, सिंपलीफाई करने पर नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वेरिएबल कुछ आएगा, जो आएगा वही एक्चुअली में उस दिए हुए पॉलिनोमियल का रिमाइंडर है। कब, व्हेन px इज डिवाइडेड बाय डिवाइजर gx। बात समझ में आ गया, ये आसान काम है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। आप अभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखिएगा तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, सॉल्यूशन we put x plus 3 is equal to 0। ये अपने हम सहूलियत के लिए लिखे थे, ये हम इसलिए लिखे थे कि ये ना लिखना पड़े, है ना। तो आप 2-3 क्वेश्चन बनाइएगा तो खुद ब खुद आप भी समझ जाइएगा, वो कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। ये काम करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है, वो आप डिवाइजर को देखते ही पता चल जाएगा कि अल्फा का वैल्यू क्या है। ये देख कर नहीं बता देंगे कि अल्फा का वैल्यू -3 है। बोले थे ना कि बेसिक फॉर्म डिवाइजर का क्या होना चाहिए, x माइनस अल्फा होना चाहिए। ये बेसिक फॉर्म है किसी भी डिवाइजर का। कोई भी डिवाइजर को हमको इस फॉर्म में लेके आना है, तो इस फॉर्म में नहीं था तो हम इसको ऐसा लिख दिए, है ना। तो मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता, आप ये काम करिए चाहे ये करिए, एक ही बात है। करने का पर्पस क्या है, अल्फा का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि अल्फा का वैल्यू निकलेगा तो वही तभी तो हमको पी अल्फा मिलेगा, क्योंकि पी अल्फा ही हमारा रिमाइंडर है। ठीक है, पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू -3, है ना। सिंस, यहाँ पे लिखिएगा, सिंस x प्लस 3 डिवाइड्स
पी एक्स देयरफॉर रिमाइंडर, ये लिखना जरूरी है, ये सब लिखना जरूरी है ना। रिमाइंडर इज इक्वल टू पी माइनस 3, ठीक है, जो कि अल्फा का वैल्यू यहाँ पे आप निकाले हैं, ठीक है। x प्लस 3 डिवाइड्स पी एक्स जो कि दिया हुआ है ना। देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू पी माइनस 3, जो कि हम यहाँ पर सॉल्व करके निकाले हैं। आप भी इसी तरीके से लिखिएगा अगर पूरा नंबर चाहते हैं तो, है ना। अगर हमको कोई क्वेश्चन पूरा आता है, पूरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम ऐसा गलती क्यों करें जिसके कारण क्वेश्चन को सॉल्व करने के बावजूद भी हमारा क्वेश्चन का पूरा नंबर ना मिले, है ना। ऐसा गलती क्यों करना है। तो स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल सॉल्विंग एनी क्वेश्चन। क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान जो बेसिक स्टेटमेंट लिखना जरूरी है वो लिखना पड़ेगा आपको, है ना। तभी आपका कंप्लीट सोल्यूशन माना जाएगा। बिकॉज ऐसा आपको केवल जोड़ घटा गुणा भाग नहीं करना ना, वो बच्चों के क्लास में थोड़ा सा पढ़ते हैं। यू आर नाउ स्टडिंग इन स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में पहुंच गए, अगले साल बोर्ड एग्जाम 10th स्टैंडर्ड में चले जाएंगे। 2021-2022 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है, बस में रहा है। तो मैच्योर स्टूडेंट की तरह आपका बिहेवियर होना चाहिए, कुछ भी आलतू फालतू नहीं लिखना है। बट जो जरूरी है, जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो आप प्रोसीजर अपना रहे हैं वो आपको लिखना जरूरी है, वो आपको लिखना पड़ेगा, है ना, टू गेट फुल मार्क्स, है ना। अनलेस एंड अनटिल देयर आर अदरवाइज देयर आर चांसेस दैट सम मार्क्स मे बी डिडक्टेड फॉर इनसफिशिएंट एफर्ट दैट इज पुट बाय, है ना। आपके द्वारा आधा अधूरा किया हुआ काम के कारण हो सकता है पूरा आंसर सही आने के बावजूद भी आपका कुछ मार्क्स कट भी सकता है ना। इट डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर, है ना, कौन आपका कॉपी चेक कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। बट जो प्रॉपर तरीका है वो सिखाना मेरा काम है आपको, ठीक है। तो प्रॉपर जो मेथड है उस मेथड को अपनाइएगा। तो इतना लिखिएगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, देयरफॉर p माइनस 3 इज इक्वल टू पॉलिनोमियल वेरिएबल x में है, तो जहां जहां पर वेरिएबल x है उन सब जगह पर -3 वैल्यू रख दीजिए। तो -3 का क्यूब -3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -3 प्लस 50, ठीक है। जहां जहां पर वेरिएबल x था वहां वहां पर हम वैल्यू अल्फा पुट कर दीजिए टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ p अल्फा, है ना। मतलब रिमाइंडर निकालने के लिए हम p-3 किए। अब इसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेंगे। जो लास्ट में बचेगा वो नेट रिजल्टेंट वैल्यू होगा पॉलिनोमियल के लिए फॉर दिस वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज द मेथड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बगैर एक्चुअली डिवाइड किए हुए किसी डिवाइजर से किसी डिविडेंड को डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा पॉलिनोमियल्स में, उसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन, जो कि ये है ना। सॉल्व करने पर यहाँ पर देखिए -3 एक निगेटिव टर्म है बट उसका एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर है। 3 इज एन ऑड नंबर, ठीक है। तो किसी भी नेगेटिव टर्म का एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर होता है तो उस नेगेटिव टर्म का रिजल्टेंट साइन हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसका साइन नेगेटिव ही रह जाएगा, है ना। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का क्यूब का मतलब ये ना हुआ 3 मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ 3 नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो 3 3 9, 9 3 27। अब देखिए यहाँ पर ये निगेटिव टर्म है, यहाँ पर साइन लिखने के पहले देख लेना है कि आगे काम क्या करना है, ठीक है। यहाँ एक निगेटिव टर्म है, उसका एक्सपोनेंट जो है वो एक इवन नंबर है। तो किसी भी निगेटिव टर्म का एक्सपोनेंट अगर एक इवन नंबर होता है तो रिजल्टेंट साइन हमेशा उसका पॉजिटिव होता है, तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा। बट ये पॉजिटिव होगा बट ब्रैकेट के बाहर निगेटिव है। ये निगेटिव टर्म बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये टर्म और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहा है। एक नेगेटिव टर्म और एक पॉजिटिव टर्म जब मल्टीप्लाई होगा ये ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव आएगा ना, बोले है ना कि ये नेगेटिव है उसका एक्सपोनेंट इवन नंबर है, तो ये ब्रैकेट का रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव हो गया ना। तो ये पॉजिटिव है और ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव का प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे साइन हो गया माइनस, है ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, ठीक है।
फिर यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर माइनस है, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट माइनस 4 3 जा 12, ठीक है, प्लस 50 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जितना भी निगेटिव टर्म्स है उनको ऐड करके, ये सारा लाइक टर्म है ना, तो निगेटिव टर्म्स ऐड होकर के निगेटिव ही होता है ना। ये बेवकूफों की तरह बात मत करिएगा कि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव होता है। निगेटिव टर्म का निगेटिव टर्म के साथ प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, बट निगेटिव टर्म्स का निगेटिव टर्म के साथ एडिशन निगेटिव ही होता है ना। तो सारे निगेटिव टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो रिजल्टेंट साइन निगेटिव ही रहेगा और केवल नंबर्स को ऐड कर देंगे, मतलब ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो ये तीनों लाइक टर्म हुआ है ना, और ये अनलाइक हुआ, ये पॉजिटिव है ना, और ये तीनों निगेटिव है, ठीक है। तो ये तीनों का रिजल्टेंट साइन माइनस ही रहेगा और माइनस साइन देने के बाद केवल नंबर्स को जोड़ देना है, ठीक है। तो रिजल्टेंट साइन हो गया माइनस 27 प्लस 27 हो गया 54, 54 प्लस 12 हो गया 66, ठीक है, प्लस 50। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर्स आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में, है ना, रैशनल नंबर भी क्लास 8 में पढ़ा है। तो एक निगेटिव टर्म है, एक पॉजिटिव टर्म है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है पहले पढ़ चुके हैं, पर फिर भी हम बता दे रहे हैं। इन दोनों का साइन अपोजिट है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इन दोनों का रिजल्टेंट वैल्यू निकालने के लिए तरीका क्या है, आप चेक करिए कि कौन बड़ा है, 66 बड़ा है कि 50 बड़ा है ना। जो बड़ा होगा उसके सामने जो साइन है वही इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट साइन होगा, इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट साइन वही होगा जो बड़े वाले टर्म के सामने का साइन है। तो कौन बड़ा है, 66 बड़ा है, 50 छोटा है। 66 के सामने साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे रिजल्टेंट साइन इनका और इनका रिजल्टेंट साइन माइनस ही होगा। फिर उसके बाद बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 16 में से 66 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 16, ठीक है। ये काम कब करना है, जब दो ऑपोजिट वाले टर्म्स को आपस में ऐड करना है तब, है ना। ये इसका कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे -2 प्लस 5, इसको अगर सॉल्व करना होगा, ठीक है, तो देखेंगे दोनों में कौन बड़ा है ना। बड़ा जो है वो है 5, इसके सामने का साइन है प्लस, तो यहाँ पर रिजल्टेंट साइन प्लस होगा। फिर बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो आएगा 3। वो इन दोनों के बीच का रिजल्टेंट वैल्यू होगा। बात समझ में आ गया। ये तरीका है किसी भी ऑपोजिट नेचर वाले टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने का, ठीक है, कब इंटीजर्स हो तब, ठीक है। अब ये हो गया आपका रिमाइंडर -16। चेक करके देख लेते हैं कि आंसर जो है वो कितना दिया है, -16 आंसर सही है आपका, है ना। तो ये हो गया आपका सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 82। सॉल्व करने का तरीका, प्रॉपर प्रोसीजर क्या होना चाहिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। किस तरीके से क्वेश्चन का शुरुआत करना है, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, डिविडेंड दिया हुआ है, डिवाइजर दिया हुआ है, डिवाइजर को यूज करके अल्फा टर्म्स का वैल्यू निकाल लेना है। अल्फा का वैल्यू जब निकल जाएगा तो अल्फा का वैल्यू दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे अल्फा का वैल्यू रख दीजिए, नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लीजिए, जो आएगा वही एक्चुअली में रिमाइंडर है व्हेन दिस पॉलिनोमियल px इज डिवाइडेड बाय गिवन पॉलिनोमियल gx। बात समझ में आ गया, ठीक है। अब कोई अगर दिक्कत हो तो आप अपना कल सेशन में क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। अब मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। So the next question that I have selected is solved example question number 4. Solved example question number 4 which is given on page number 82, है ना। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, हम जिस क्वेश्चन और पेज नंबर की बात कर रहे हैं वो हम न्यू एडिशन बुक की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओल्ड एडिशन बुक। ये न्यू एडिशन बुक के पेज नंबर है। अगर आप यूज कर रहे हैं ओल्ड एडिशन बुक, हो सकता है आपने किसी अपने सीनियर से लिया होगा या किसी और से लिया होगा। अगर ओल्ड एडिशन बुक लिए होंगे तो उसमें हो सकता है यही क्वेश्चन कोई और नंबर से दिया हुआ होगा और किसी और पेज नंबर पे होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, आप क्वेश्चन देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज जो जरूरी है वो क्या है कि जो ओल्ड एडिशन बुक है उसमें एक प्रॉब्लम है, ये है कि उसमें कुछ क्वेश्चंस जो है वो न्यू एडिशन में ऐड हुआ है, वो आपके ओल्ड एडिशन के बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो बेहतर लगे आप वही काम करिए, है ना। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर कुछ क्वेश्चंस आप स्किप कर जाते हैं तो कोशिश करिए कि वो अगर आपके किसी फ्रेंड वगैरह के संपर्क में हो आप,
तो आप उनसे जो सरप्लस क्वेश्चन न्यू एडिशन के बुक में ऐड हुआ है उसके बारे में चर्चा जरूर कर लीजिएगा। वो क्वेश्चन अगर मिल जाए तो बेहतर है, क्योंकि जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन, जितना वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, आपका एक्यूरेसी परफेक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ये मैथमेटिक्स है, साइंस है ना, ये कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है जो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल आप डिस्कस कर रहे हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को चूज करने का पर्पस क्या है, बस अंतर यही है कि जो पिछला क्वेश्चन में डिवाइजर था उसमें वेरिएबल x का कोफिशिएंट नहीं था, यहाँ पर वेरिएबल x का कोफिशिएंट दिया हुआ है ना। वहां पे केवल x था, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है। उससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है, काम वही करना है, क्वेश्चन वैसे ही बनाना है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पॉलिनोमियल px है which is divided by another polynomial gx which is 2 plus 3x, है ना। you have to find out the remainder, है ना। जब इस पॉलिनोमियल px को gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, यही आपको फाइंड आउट करना है ना। तो लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन we put 2 plus 3x is equal to 0 to फाइंड अल्फा, है ना। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, x का वेरिएबल x का वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से, है ना। तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे इधर साइन पॉजिटिव है, ये टर्म 2 इधर से जब उधर जाएगा, ये टर्म 2 इधर से जब उधर जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे आगे सॉल्व करेंगे तो x वेरिएबल x का क्या, x को फ्री रखना है ना। x को फ्री करना ही इस स्टेप का करने का पर्पस क्या है, हमको वेरिएबल को फ्री करना है डिवाइजर का, है ना। जो डिवाइजर gx है उसमें मौजूद वेरिएबल कैरिंग टर्म को वेरिएबल कांस्टेंट फ्री करना है। इट शुड कैरी ओनली वेरिएबल, हमको केवल वेरिएबल का वैल्यू निकालना है, तो हमको अल्फा का वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ आ रहा है, जो भी डिवाइजर दिया हुआ होगा उसमें वेरिएबल कैरिंग टर्म अगर कोई है तो उसमें वेरिएबल कैरिंग टर्म कांस्टेंट फ्री कर देना है, मतलब वेरिएबल का हमको वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, जो वेरिएबल x का वैल्यू आएगा, नाम x के जगह पर y हो सकता है, ABCD कुछ भी हो सकता है ना, उसका जो वैल्यू निकालेंगे वही एक्चुअली में अल्फा का वैल्यू है। अल्फा का वैल्यू दिए हुए पॉलिनोमियल में वेरिएबल x के जगह पर रखेंगे, p अल्फा निकालेंगे, जो p अल्फा निकालेंगे वही दिए हुए इस डिवीजन का px डिवाइडेड बाई gx का रिमाइंडर होगा। यही हमको हर एक क्वेश्चन में करना है। ठीक है, तो x का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो -2/3 हो जाएगा। यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है वो है -2, उसको वो डिवाइड करेगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड करेंगे, इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। ठीक है, टर्म साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो x का वैल्यू निकल गया विच इज अल्फा। ठीक है, therefore since px is divided by gx for alpha is equal to -2/3, therefore remainder is equal to p alpha which is equal to p -2/3। ठीक है, therefore p -2/3 इज इक्वल टू, जहां पर वेरिएबल x है वहां पर वेरिएबल x के जगह पर -2/3 वैल्यू रख देंगे और नेट रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर लेंगे। जो आएगा रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल आफ्टर पुटिंग -2/3 in spite of variable x, the resultant value that is coming out is the required value of the remainder when px is divided by gx। बात समझ में आ गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 12 वेरिएबल x के जगह पर -2/3 एक्सपोनेंट है क्यूब, फिर -13 वेरिएबल है x, एक्सपोनेंट है 2 तो -2/3 का वेरिएबल का एक्सपोनेंट हो गया 2, फिर -5 -2/3 और लास्ट में है +7। ठीक है, इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, इक्वल टू
12 जैसा है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ दीजिए, है ना। यहाँ पे देखिए -2/3 एक निगेटिव टर्म है, एक्सपोनेंट एक ऑड नंबर है, तो नेट रिजल्टेंट साइन इसका माइनस ही रहेगा, है ना। पहले ब्रैकेट का काम सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निकाल लेते हैं, बाद में उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो -2/3 का क्यूब करेंगे तो 2 का भी क्यूब होगा और 3 का भी क्यूब होगा, तो 2 का क्यूब करेंगे तो आएगा 8, 3 का क्यूब करेंगे तो आएगा 27 -13। ये एक निगेटिव टर्म है बट एक्सपोनेंट जो है एक इवन नंबर है, 2 है, तो इसका रिजल्टेंट साइन हो जाएगा प्लस, 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। फिर -5 और अंदर देखिए ब्रैकेट के अंदर भी निगेटिव है और ब्रैकेट के बाहर भी निगेटिव है, निगेटिव और निगेटिव का प्रोडक्ट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब -5 जो है वो -2/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। दो निगेटिव टर्म्स जब मल्टीप्लाई होता है तो दोनों निगेटिव टर्म्स का रिजल्टेंट साइन पॉजिटिव होता है, तो लिखेंगे प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10, नीचे डिनोमिनेटर 3, फिर लास्ट वाला टर्म जो है जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देंगे। अब यहाँ पे जगह नहीं है तो हम इस तरफ यहाँ पे यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने पे जो आएगा वो है आपका, ये देखिए प्लस है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा -12 मल्टीप्लाइड बाई 8/27, ठीक है। ये -13 और ये प्लस है, अंदर बाहर माइनस है, प्लस और माइनस का प्रोडक्ट हो जाएगा -13 मल्टीप्लाइड बाई 4/9, लास्ट वाला टर्म है प्लस 10/3, फिर लास्ट वाला टर्म है 7, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 12 × 8 = 96, 12 8 जा 96, साइन रहेगा -96/27, ठीक है। फिर 13 × 4 कितना होता है 52, -52/9 प्लस 10/3 प्लस 7 ना लिख करके 7/1 लिख देते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम लिख दे रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जितना भी टर्म्स है 1 2 3 4 है ना, इन चारों टर्म्स का डिनोमिनेटर जितना भी है उन सब का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो एलसीएम इन चारों का हो जाएगा 27, ठीक है। और बाकी जैसे फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे सॉल्व कर लेना है, कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। 27 से 27 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई -96 इज इक्वल टू -96, 9 3 जा 27, 3 × 52 माइनस साइन ही रहेगा, है ना। 3 × 2 इज इक्वल टू 6, 5 × 3 इज इक्वल टू 15, है ना, हो जाएगा। फिर प्लस 3 9 जा 27, 9 × 10 90, फिर प्लस 1 से 27 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 27, 27 × 7 करेंगे तो 27 × 7, 7 7 49, 7 49 4, 7 दूनी 14, 4 18, 189, ठीक है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर जो नेगेटिव टर्म्स है उनको ऐड कर लीजिए, जो पॉजिटिव टर्म्स है उनको ऐड कर दीजिए, है ना। तो नेगेटिव टर्म्स को ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ये दोनों नेगेटिव और नेगेटिव मिला के नेगेटिव 6 6 12 बचा 1, 9 5 14 1, 9 5 14 1 15, हाथ में बचा 1 1 और 1 2, ठीक है। प्लस 90 और 89 को ऐड करेंगे तो आएगा 9 9 प्लस 8 17, बचेगा 1 1 + 1 2, बचा नीचे 27
ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 279 माइनस 252, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7, 9 माइनस 2 7, 7 माइनस 5 2, और 2 में से 2 कैंसिल हो गया, बच जाएगा 27, है ना। क्योंकि देखिए 279 बड़ा है, 252 छोटा है, इसका साइन नेगेटिव है, इसका साइन पॉजिटिव है। जो जो टर्म बड़ा होता है उसके सामने वाला जो साइन होता है वही साइन रिजल्टेंट साइन होता है, दोनों टर्म्स जब ऑपोजिट साइन का हो। देखिए ये टर्म निगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है ना। दोनों में बड़ा 279 है, उसके सामने का साइन पॉजिटिव है, इसलिए हम यहाँ पे साइन पॉजिटिव लिए हैं। और नीचे भी हो गया 27, 27 इंटू 27 कैंसिल हो गया, बच गया 1। ठीक है, ये हो गया आपका रिमाइंडर 1, है ना। रिमाइंडर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लास्ट में कहीं पे लिख दे रहे हैं, हालांकि पता ही है ना, यही रिमाइंडर हुआ आपका, इज रिमाइंडर, है ना, इज रिमाइंडर व्हेन दिस px इज डिवाइडेड बाय gx व्हिच इज इक्वल टू 2 + 3x। बात समझ में आ गया, रिमाइंडर निकल गया। यही इस क्वेश्चन का समरी हुआ, आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया, है ना। अब इस पूरे क्वेश्चन में दिख रहा है, हर क्वेश्चन में काम तो वही करना है, हर एक क्वेश्चन में काम तो वही करना है, लेकिन काम करने के दौरान जो चीज़ गौर करने वाला है वो क्या है कि जो ये सारा आपको कैलकुलेशन जो दिख रहा है, जितना भी कैलकुलेशन दिख रहा है, ये सारे कैलकुलेशन में अगर एरर गलती हो जाता है तो ऑब्वियसली बात आपका आंसर गलत ही आएगा। ठीक है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सिंप्लीफाई करने के दौरान जो नॉर्मली फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है वो आपका उसका फंडामेंटल्स जो है बेसिक्स है आपका क्लियर होना चाहिए। अगर वहाँ पे मिस्टेक करिएगा तो आंसर ऑब्वियसली बात है गलत ही आएगा। बाकी कंसेप्ट में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कंसेप्ट है वो तो यहीं पर खत्म हो जा रहा है, कंसेप्ट तो यहीं पे खत्म हो जा रहा है, यही तक ना काम है। जो रिमाइंडर थ्योरम का जरूरत है वो तो यही तक है, इसके बाद तो आपको सिंप्लीफाई करना है ना। सिंप्लीफाई करने में अगर गलती करते हैं तो उसमें थ्योरम का कोई लेना देना नहीं है, थ्योरम तो यहीं पे खत्म हो गया। इसके बाद आपको नॉर्मल मैथमेटिक्स जो सॉल्व करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए बेसिक फ्रैक्शन का एडिशन, इंटीजर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होता है, वो आपको करना है। तो आपको पहले के क्लासेस में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं क्लियर है तो प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बार बार 2-3 बार 4 बार सॉल्व करिए, आपका वो भी फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4। अब जो लास्ट क्वेश्चन जिस पर डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में वो है सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगर कोई डाउट होगा तो आप वीडियो को 2 या 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा इस पार्ट को, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। बोर्ड पे बनाए हुए क्वेश्चन को आपको देख करके कॉपी नहीं करना है, आपको देख करके उससे सीखना है। ये तो हालांकि सॉल्व एग्जाम्पल है, हो सकता है एक्सरसाइज के क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, तो बोर्ड पर बनाए हुए को आप उतारिएगा मत, आप उसको 2 बार 3 बार देख करके समझिएगा और स्वयं खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, कॉपी नहीं करना है। ठीक है, आपको सीखना है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बात समझ में आ गया? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है सॉल्व एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जो लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का वो है सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच इज गिवन ऑन पेज नंबर 83 पर क्वेश्चन दिया हुआ है, पेज नंबर 84 पर उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 पॉलिनोमियल है, हम उसको नाम दे दिए अपने तरफ से p1x और p2x। ये दोनों पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल gx व्हिच इज x - 2 से डिवाइड किया गया। एक बार इसको डिवाइड किया गया, एक बार इसको डिवाइड किया गया। किससे डिवाइड किया गया? इस x - 2 से डिवाइड किया। इसलिए देखिए हम क्या लिखे हैं, ये दोनों डिविडेंड है, इन दोनों को डिवाइड किया गया है ना। किससे डिवाइड किया गया है? x - 2 से। तो डिवाइजर कौन है? gx। ठीक है, तो जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कुछ आएगा। इस पॉलिनोमियल को फिर जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड किया गया, 2 बार डिवाइड किया गया है, इसको भी इससे डिवाइड किया गया, फिर इसको भी इससे डिवाइड किया गया। बोल रहा है जब दोनों केसेस में जो रिमाइंडर आ रहा है ना वो दोनों रिमाइंडर सेम है, रिमाइंडर्स आर इक्वल। जब p1x को gx से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ आएगा, वैसे ही p2x को जब gx से डिवाइड करेंगे तो उसका भी रिमाइंडर कुछ आएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों रिमाइंडर बराबर है
और अगर ऐसा है तो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए, है ना। अगर दोनों ही केसेस में इसको इससे डिवाइड करने पर फिर इसको इससे डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है, अगर दोनों रिमाइंडर इक्वल है तो आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ ए। क्योंकि देखिए दोनों पॉलिनोमियल में वेरिएबल एक्स के अलावा एक और वेरिएबल है, वो है ए, है ना। तो इस अननोन क्वांटिटी वेरिएबल ए का हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। कब? जब दोनों पॉलिनोमियल्स को बारी बारी से वेरिएबल x-2 से पॉलिनोमियल x-2 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर अगर इक्वल है तो देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए। और जब वेरिएबल ए का वैल्यू निकालना है उसके बाद क्वेश्चन में कर रहा है एंड देन फाइंड आउट द रिमाइंडर इन ईच केस। तो वो तो आसान काम है, रिमाइंडर निकाला जा सकता है ना। तो पहले जो हमको काम करना है उन दोनों काम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना। फर्स्ट पार्ट इज व्हेन p1x is divided by gx, है ना, and when p2x polynomial 2 second polynomial divided by gx। दोनों केसेस में रिमाइंडर निकाल लेते हैं। रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास अल्फा का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना निकलेगा, अल्फा का वैल्यू 2, ठीक है ना। तो P1 2 निकालेंगे और P2 2 निकालेंगे तो रिमाइंडर निकल जाएगा। दोनों रिमाइंडर्स जो है वो इक्वल है, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल्स का वैल्यू आएगा उन दोनों वेरिएबल्स के वैल्यूज को हम इक्वेट कर देंगे। रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, दोनों रिमाइंडर सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बोथ द रिमाइंडर्स आर इक्वल, तो रिमाइंडर 1 विल बी इक्वल टू रिमाइंडर 2। दोनों रिमाइंडर्स को एक इक्वेशन में ले आएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट रिमाइंडर होगा, राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन से निकलने वाला रिमाइंडर होगा, और दोनों रिमाइंडर को इक्वेट कर देंगे। वो एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, इन वेरिएबल ए, और वेरिएबल ए के लिए उस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो वी फाइंड आउट P1, हम डायरेक्टली लिख रहे हैं P1 2, है ना। तो P1 2 निकालने के लिए 2 वेरिएबल x के जगह पर 2 वैल्यू रख देंगे, फिर वेरिएबल x के जगह पर 2 वैल्यू रख देंगे, प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 8 2 जा 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 इंटू ए इज इक्वल टू 4a, है ना, प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 माइनस 5। इसको सॉल्व करने पर जितना पॉजिटिव टर्म्स है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना। 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 22, 22 माइनस 5 इज इक्वल टू 17, बच जाएगा 4a प्लस 17। ये हो गया पहला रिमाइंडर, है ना, ये हो गया पहला रिमाइंडर। वैसे ही इस इक्वेशन से इस सेकंड डिवीजन से जब सेकंड पॉलिनोमियल को इस डिवाइजर से डिवाइड करेंगे तो भी कुछ रिमाइंडर आएगा। वो रिमाइंडर क्या होगा, P2 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। P2 2 मतलब अल्फा का वैल्यू अब सेकंड पॉलिनोमियल में रखेंगे, सेकंड पॉलिनोमियल में रखने पर सेकंड रिमाइंडर निकालेंगे, और इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के साथ इक्वेट करके एक इक्वेशन बना लेंगे जिसमें वेरिएबल ए होगा केवल, उस वेरिएबल को उस इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल ए का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉलिनोमियल में 2 का वैल्यू रखेंगे तो हो जाता है वेरिएबल x के जगह पे 2 रखेंगे, प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस a, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 प्लस a, माइनस 4 प्लस 4 कैंसिल हो गया, a प्लस 8। ये हो गया हमारा सेकंड डिवीजन से निकलने वाला रिमाइंडर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बोथ द रिमाइंडर्स आर इक्वल, है ना, बोथ द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो लिखिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर्स आर इक्वल, ठीक है, रिमाइंडर्स आर इक्वल
देयरफॉर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसको मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन तो आपके बुक में भी दिया हुआ है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। both the remainders are equal, therefore 1 is equal to 2, remainder 1 is equal to remainder 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4, this implies that 4a plus 17 is equal to a plus 8। इसको देखिए, ये एक इक्वेशन है विच इज कैरिंग ओनली वेरिएबल a। इस वेरिएबल a के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, a का वैल्यू निकल जाएगा। इस a को इस तरफ ले आते हैं, इधर पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। तो 4a माइनस a, इस 17 को इधर पॉजिटिव है उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 8 माइनस 17, ठीक है। 4a माइनस a इज इक्वल टू 3a। यहाँ से 8 जो है 17 में से सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर देखिए 17 के सामने साइन माइनस है, 17 बड़ा है, 8 छोटा है, 8 के सामने पॉजिटिव है, तो जो बड़ा होता है उसके सामने का जो साइन होता है वही दो ऑपोजिट टर्म्स का रिजल्टेंट साइन होता है। तो साइन ले लेंगे माइनस, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 17 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3a से मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो राइट हैंड साइड को डिवाइड करेगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 9/3, 3 3 जा 9, साइन है यहाँ पे माइनस, देन a इज इक्वल टू -3, a इज इक्वल टू -3। आंसर निकल गया, a का वैल्यू निकल गया। अब जब a का वैल्यू निकल गया तो उसको दोनों दिए हुए पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल के जगह पर a के जगह पर वैल्यू पुट कर दीजिए और रिजल्टेंट पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर निकाल लीजिए। रिमाइंडर निकालने के लिए यही काम करना है। देखिए, ये पहले में रिमाइंडर निकालेंगे, रिमाइंडर निकालने के लिए इसी इक्वेशन में यहीं पे पुट कर देते हैं, ठीक है। 4a + 17 है ना, यहाँ पे पहला रिमाइंडर निकालने के लिए 4a का वैल्यू कितना आया है -3, तो -3 यहाँ पे पुट कर दीजिए, प्लस 17, 4 3 जा 12, साइन माइनस है यहाँ प्लस है, -12 प्लस 17 सॉल्व करेंगे तो आएगा 5। ये हो गया पहला रिमाइंडर, है ना। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सेकंड रिमाइंडर निकल जाएगा। a का वैल्यू कितना है -3 प्लस 8 इज इक्वल टू 5। देखिए, ये रिमाइंडर और ये रिमाइंडर देखिए सेम है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ द रिमाइंडर्स वेर सेम। क्वेश्चन में क्या था, दोनों रिमाइंडर सेम था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्व करने पर ये पता चल गया कि क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि फर्स्ट पॉलिनोमियल को डिवाइडर से इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है और सेकंड पॉलिनोमियल को ही इसी डिवाइडर से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है, दोनों रिमाइंडर इक्वल है। कब? फॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू -3। जब a का वैल्यू -3 है तब दोनों ही रिमाइंडर्स इक्वल। आपका क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया। दिस इज द लास्ट सॉल्व एग्जांपल दैट आई हैव एक्सप्लेन टुडे, है ना। कल आप लोग का होमवर्क है, जितना भी सॉल्व एग्जांपल बच गया है आप उसको बनाइए एंड यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज 2c का जो सॉल्व क्वेश्चन है आपको उसको सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2c में वो है आपको 16 क्वेश्चन है ना। 16 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ढंग से बैठिएगा तो 1.5 घंटे में 16 का 16 क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सब क्वेश्चन आसान है। आप एक्सरसाइज 2c का जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। एक्सरसाइज 2c के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा या जो क्वेश्चन में डाउट होगा, आप कल के सेशन, कल 12 बजे दिन के पहले, कल का सेशन शुरू करने के पहले जो भी आपका डाउट होगा वो अपना आप क्वेश्चन नंबर और पेज नंबर लिख के भेज दीजिएगा, है ना। एक्सरसाइज 2c का जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा या आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, नहीं समझ में आ रहा है, या कोई सॉल्व एग्जाम्पल भी ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आया, इसी एक्सरसाइज का 8 सॉल्व एग्जाम्पल है ना, मैंने आपको 3 बताया है, और भी तो सॉल्व एग्जाम्पल है, उनको सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के दौरान अगर आपको लगता है कि सॉल्व करने कैसे सॉल्व किया हो वो आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वैसे क्वेश्चन को भी आप पूछ सकते हैं। कल का सेशन शुरू होने के पहले अगर आप अपना डाउट पहले भेज दीजिएगा तो आपके डाउट्स को पहले क्लियर कर देंगे, फिर हम कुछ एक्सरसाइज के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करके बताएंगे कल के सेशन में, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। आपका एक्सरसाइज 2c आपका आज का होमवर्क है। टुडेज होमवर्क इज ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2c।
16 क्वेश्चन है, सारा का सारा क्वेश्चन बनाइएगा। जो क्वेश्चन बन गया बहुत अच्छी बात, जो नहीं बनेगा वो आप कल के सेशन के पहले अपने डाउट्स को भेज दीजिएगा, तो हम आपको कल सेशन शुरू होने के पहले आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।